Question number 1 MCQs. Part 1. How is a single statement for loop terminated? With a colon, with a right brace, with a right bracket, with a semicolon. ये मैं आपको लूप इन लूप वाली एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें आप देखें जो पहला बाहर वाला फॉर लूप है वो इस लेफ्ट कर्ली ब्रेस से शुरू हो रहा है और राइट कर्ली ब्रेस पे जाके ख़त्म हो रहा है और बीच में 3 स्टेटमेंट्स हैं। इनमें बीच में भी एक फॉर लूप है। उसके नीचे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट। इस वजह से ब्रेसेस यूज़ नहीं किया गया, बल्कि स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन से ये एंड हो जाता है। तो राइट आंसर कि सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप कैसे टर्मिनेट होता है? सेमी कॉलन से। नंबर 2, हाउ इज़ अ मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ब्रेसेस ब्रैकेट्स का फ़र्क समझ लें। इन 3 को इस तरह से समझ लें तो हमेशा याद रहेगा। स्मॉल वंस को पाकिस्तान में स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, हालांकि उनका असली नाम पैरेंथेसिस है। कर्ली ब्रैकेट्स को असल में ब्रेसेस कहा जाता है और रेक्टेंगुलर वंस को असल में ब्रैकेट्स कहा जाता है। और ये तो यूज़ होती हैं अरेज में, जो कि चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे। अब वही कोड देखें। आउटर फॉर लूप के नीचे 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए ब्रेसेस का यूज़ किया गया है। एंड पे देखें, राइट ब्रेस पे एंड हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज के मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप इज टर्मिनेटेड विद अ राइट ब्रेस। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर? देखें, टर्नरी ऑपरेटर के 3 पार्ट्स हैं, एक कंडीशन और 2 एक्सप्रेशंस। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। ये इसकी एक एग्जांपल है। जबकि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन इफ़ स्टेटमेंट को देखें तो इसमें कंडीशन तो है, पर उसके बाद सिर्फ वन सेट ऑफ एक्सप्रेशंस है, लिहाजा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अगर ऑप्शन 2 को देखें, क्या इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो सकती है? इसमें एक कंडीशन है और 2 एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए यही आंसर होगा। लेकिन बाकी 2 ऑप्शंस को भी देखें। एल्स इफ में तो मल्टीपल कंडीशंस हैं, लिहाजा ये नहीं हो सकता। जबकि स्विच में भी मल्टीपल कंडीशंस हैं केसेस की शक्ल में, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा याद रखें कि टर्नरी ऑपरेटर को इफ़ एल्स से रिप्लेस किया जा सकता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस द स्विच स्टेटमेंट? इसमें ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शंस हैं, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है किसी केस या लूप से बाहर निकलना, और वाइल लूप एक लूप है जिसका काम होता है बार बार कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करना, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल केसेस को चेक करने के लिए यूज़ होती है, लिहाजा इसे कौन रिप्लेस करेगा? ऑप्शन ए, इफ एल्स स्टेटमेंट एक ही कंडीशन को चेक करता है, जबकि ऑप्शन सी, एल्स इफ स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है, यही स्विच को रिप्लेस कर सकता है। नंबर 5, अ वाइल लूप इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज देन अ फॉर लूप व्हेन। नंबर ए, द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ये तो डू वाइल लूप का काम है कि कम अज़ कम एक बार तो रन होना ही होना है। नंबर बी, द टर्मिनेशन कंडीशन अकर्स अनएक्सपेक्टेडली। यस, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि वाइल लूप तब टर्मिनेट होता है जब कोई कंडीशन मीट हो, मगर आपको मालूम ना हो कि वो कंडीशन कब आएगी, यानी अनएक्सपेक्टेडली। सी और डी को भी देख लें। सी, द प्रोग्राम एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। यहाँ पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने की बात हो रही है, लिहाजा ये तो बिल्कुल बेतुका ऑप्शन है। पार्ट डी, व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन इन एडवांस। ये नोन आइट्रेशन सिर्फ फॉर लूप में एडवांस में मालूम होती हैं कि कितनी बार रन होना है, तो वाइल लूप इज़ बेटर ऑप्शन जब किसी लूप की टर्मिनेशन अनएक्सपेक्टेडली हो। नंबर 6, इन विच सिचुएशन अ डू वाइल लूप इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़। ये वही 4 ऑप्शंस हैं और हम जानते हैं कि ऐसा लूप जो कम से कम एक बार तो रन हो ही हो, वो डू वाइल लूप ही है, लिहाजा ऑप्शन 1 इज़ अवर आंसर। नंबर 7, इन विच सिचुएशन अ फॉर लूप इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़। ये भी वही 4 ऑप्शंस हैं और हम जानते हैं कि फॉर लूप ऐसा लूप है जिसमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस एडवांस में मालूम होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द आंसर। आइट्रेशंस का मतलब कि कितने टाइम्स रन होगा। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स।
एग्जिट फंक्शन, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट या नेस्टेड लूप। एग्जिट फंक्शन तो पूरे कोड से ही बाहर ले जाता है, लिहाजा ये नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप के बाकी मानदा स्टेटमेंट्स को स्किप करके लूप से बाहर नीचे निकल जाती है, लिहाजा ये भी नहीं होगी। नेस्टेड लूप का काम है लूप विद इन अ लूप, उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ द आंसर, क्योंकि इससे कंट्रोल लूप के बिगिनिंग को ट्रांसफ़र हो जाता है, नीचे आने वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर्स। पार्ट 1, वाई कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन C++ प्रोग्राम्स। इसका आंसर बुक के पेज 71 पे है। मैं आपको इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में ये समझा चुका हूँ। इस कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट 2, डिफरेंशिएट बिटवीन इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। इसका आंसर बुक के पेज 73 से 75 पे है। ये भी इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 928 से 2000 तक के बीच में मैं समझा चुका हूँ। पार्ट 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। इसके रूल्स आपको बुक के पेज 81 से 85 में मिलेंगे। ये भी इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 32, 38 से 43, 31 के बीच में समझा चुका हूँ। पार्ट 4, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन C++ प्रोग्राम। ये बुक के पेज 87 से 88 पे है और इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्टैम्प 49:30 से 58:19 के बीच में समझा चुका हूँ। पार्ट 5, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एग्जिट फंक्शन। ये बुक के पेज 88 से 89 पे है और वीडियो में 58:19 से 1 घंटा 56 सेकंड तक मैं आपको समझा चुका हूँ। व्हाट इज़ द नेस्टेड लूप, गिव वन एग्जांपल। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बुक के पेज 89 से 91 पे पढ़ाए गए हैं। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 1 घंटा 56 सेकंड से बिल्कुल एंड तक है। ये वीडियो टोटल कंप्लीट जो है 1 घंटा और मेरे ख्याल 4-5 मिनट की है। पार्ट 7, यहाँ से अभी कोडिंग के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग वाइल लूप। ये वाला फॉर लूप के अंदाज में है। तो आप देखें, सबसे पहले इन्होंने इनिशियलाइज़ किए सम वेरिएबल को इज इक्वल टू 0 और के वेरिएबल को फॉर लूप में इनिशियलाइज़ किए विद 20 और टेस्ट कंडीशन है 100 और इंक्रीमेंट लगा रहे हैं के इक्वल टू k+2। अच्छा देखें, सम को 0 इनिशियलाइज़ तब किया जाता है जब आगे आने वाले किसी लूप में वो रिपीटेडली एडिशन के अंदर शामिल हो रहा हो। अगर ये मल्टीप्लाई का केस होता, सम मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो इसको 1 से इनिशियलाइज़ किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 और मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर तो 0 आ जाएगा। तो देखिए, इसको अगर वाइल लूप से हम लोगों ने रिप्लेस करना है तो ये वैसे मैंने कोड के आगे नीचे का जो सिंटैक्स है वो भी लिख दिया है, हालांकि इसको ना भी लिखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो अभी देखें, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे, इंटीजर के और सम जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। फिर इनिशियलाइजेशन करनी है, वाइल लूप से पहले ही इनिशियलाइज़ करना होता है। तो एक तो k इक्वल टू 20 वाइल लूप से पहले इनिशियलाइज़ हो गया, जो कि फॉर लूप में यहाँ इनिशियलाइज़ होता है। और सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ करना है, जो कि लूप के अंदर इक्वेशन के अंदर आना है। फिर वाइल लूप इस तरह से होता है कि उसकी कंडीशन शुरू में लिखी जाती है वाइल के साथ विदाउट सेमी कॉलन। क्या कंडीशन थी? k लेसर देन 100। और लूप के अंदर क्या चीज़ एग्जीक्यूट होनी है? सम इज इक्वल टू सम प्लस k। ये बार बार रिपीट होता जाएगा। अब क्या चीज़ रह गई है? इंक्रीमेंट रह गया। देखें, इसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज़ भी कर दिया, टेस्ट कंडीशन भी लगा दी, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं लिखा। तो इंक्रीमेंट लूप के अंदर ही लिखा जाएगा, k इज़ इक्वल टू k+2। और बिल्कुल जब लूप ख़त्म हो जाता है एंड पे एक दफ़ा इसने लिख लेना है कि सम के अंदर क्या वैल्यू आई हुई है। तो वो सी आउट की कमांड यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, सेम एज इट इज़। पार्ट 8, राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। इनमें देखें, x और y जो हैं ये पहले ही डिफ़ाइन हो चुके हैं और उनमें कोई वैल्यू भी है। हमने उस पर फोकस नहीं करना, हमने एल्स इफ़, जिसको इफ़ एल्स इफ़ भी कहते हैं, उसको स्विच में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान सा है। देखें, स्विच के अंदर जो है ना सिंटैक्स है वो ऐसा होता है कि स्विच के अंदर यहाँ पे चॉइस होती है, ठीक है। इसमें भी चॉइस x, y और सम, प्रोडक्ट, एवरेज के देखें वेरिएबल इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किए हुए, शुरू में कहीं डिफ़ाइन हो गए हैं, लेकिन चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडेबल है कि आपने उनको शुरू में डिफ़ाइन किया होगा। हमें सिर्फ कोड समझाया जा रहा है कि कोड के अंदर इसको कैसे शिफ्ट करना है। तो स्विच के अंदर यहाँ पे चॉइस एंटर होती है, जो कि पीछे एंटर होती है, वो यहाँ पे आके चेक करता है और एक एक केस से चेक करता है क्या चॉइस 1 एंटर हुई है। अगर 1 एंटर हुई होगी तो वो ये वाला काम करेगा कि सम लिखेगा इज इक्वल टू और x प्लस वाई को ऐड कर देगा और फिर ब्रेक कर जाएगा। अगर चॉइस 2 हो तो ये वाली ऑप्शन होगी। इस केस में चॉइस नहीं लिखना है, इसमें यहाँ पे केस और जो चॉइस की वैल्यू है वो उससे कंपेयर करेगा।
और डिफ़ॉल्ट के अंदर ये फाइनल ये वाली चीज़ सी आउट एवरेज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और ब्रेक। ये बहुत ही सिंपल है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसको मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके समझाऊंगा और आपने भी ऐसा ही करना होता है। देखिए शुरू में क्या है, इंटीजर के और सम को डिफाइन कर दिए, फिर उनको इनिशियलाइज कर दिया और वाइल लूप के अंदर जाके इसको रन किया जा रहा है और बार बार के और सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपने रफ वर्क में देख लिया कि शुरू में के की वैल्यू क्या है 1, सम की वैल्यू क्या है 0। जब लूप के अंदर गए हैं उसने चेक किया है कि लूप के की वैल्यू 10 से लेस है, हाँ लेस है, तो अब ये वाली इक्वेशन को रन करो। तो अब इस इक्वेशन में देखें के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू तो अभी तक 1 है और सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 0 थी, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब सी आउट का काम आता है। सी आउट क्या करेगा, के की वैल्यू भी प्रिंट कर देगा और सम की जो कि अभी चल रही हैं 1 और 1, 1 और 1। अब के इक्वल टू के प्लस 2 करेगा तो वैल्यू के की क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1 प्लस 2 से 3 हो जाएगी। ऊपर जाएगा चेक करेगा कि 3 लेसर देन 10, अगर लेसर देन 10 है तो इसके अंदर आएगा और आप देख लें वैल्यू में उसके लिख देते हैं कि के की वैल्यू क्या चल रही है, के की वैल्यू चल रही है 3 और 3 प्लस सम की वैल्यू क्या चल रही थी 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो अभी सम की वैल्यू होगी है 4 और अब इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से वो उसको प्रिंट कर देगा 3 और 4। के की वैल्यू 3 है लेकिन अभी इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 5, तो 5 होगी और 5 को जाके चेक किया 10 से कम है, हाँ कम है, तो अभी इसको मज़ीद एग्जीक्यूट करेगा। 5 प्लस सम की वैल्यू क्या थी 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो क्या आ गया 9। अब सी आउट की कमांड की मदद से इसने के और सम को प्रिंट भी कर देना है, तो 5 और 9। फिर के को इंक्रीमेंट करेगा 2 वैल्यू, तो के की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 को चेक किया लेसर देन 10 है, तो अंदर आके 7 प्लस सम की वैल्यू क्या थी 9, तो 7 प्लस 9 सम की वैल्यू हो गई है 16। अब इन दोनों को प्रिंट कर देगा 7 और 16। फिर के की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और के की वैल्यू हो गई है 9, 9 को जाके चेक किया लेसर देन 10 है, तो 9 प्लस 16 करेगा तो सम की वैल्यू हो जाएगी 25। अब इन दोनों को प्रिंट कर देगा 9 एंड 25। अब फिर के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 और 11 के ऊपर जाके चेक किया 11 लेसर देन 10 नहीं, फॉल्स हो गया है, तो अब ये इस कोड से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सी आउट वाली जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ही पैथेटिक अंदाज में लिखी गई है, इसको यूँ होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि के और सम के बीच में देखिए इसने कोई गैप नहीं दिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए गैप दे दिया था ताकि नज़र आए, वरना इन्होंने बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए होना था। इस स्टेटमेंट के नतीजे में क्या होगा, के और सम के बीच में गैप भी होगा और जब के और सम को प्रिंट कर लेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाके अगले के और सम को प्रिंट करेगा और आउटपुट स्क्रीन इस तरह नज़र आनी चाहिए थी। तो ये एक अच्छे कोडर की निशानी होती है कि ऐसा कोड लिखे जो कि अंडरस्टैंडेबल हो आउटपुट स्क्रीन पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इंटीजर ए बी सी। यहाँ पे देखें ए को इनिशियलाइज़ कर दिए 0 से, बी को 1 से, सी को 2 से। अभी देखें आउटपुट तो सिर्फ ये लिखेगा, इससे पहले कोडिंग के अंदर सोल्यूशन आ रहे हैं। जब भी इस किस्म का सवाल आए तो आपने रफ वर्क में काम ज़रूर करना है। अभी देखें इस स्टेटमेंट में कौन कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। देखें ना बी की वैल्यू चेंज हो रही है ना सी की, चेंज आएगी ए की वैल्यू में। तो आप पहले बी और सी को एज इट इज़ लिख लें 1 और 2। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो 0 थी, अब क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 3 हो गई। अब इस स्टेटमेंट ने रन होना है, तो देखें इसमें कौन सी स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही, कौन सा वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सी वेरिएबल की, इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो सी को आप लिख लें कि अभी तक सी की वैल्यू ये है। और बी के अंदर ए की वैल्यू जाएगी लेकिन उससे पहले ए को इंक्रीमेंट किया जाएगा। पहले ए को इंक्रीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 4 हो गई और अब ये जो इंक्रीमेंटेड ए की वैल्यू है 4, अब ये बी को असाइन हो रही है, लिहाजा बी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को देखें, इसमें ए का कोई अमल दखल नहीं है, लिहाजा ए को पहले से ही लिख लें कि ए अभी वैल्यू ये चल रही है। अभी देखें पहले बी की वैल्यू सी को असाइन कर रहे हैं, उसके बाद बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लिहाजा सी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो इस वक्त बी में है। तो वो क्या आ जाएगी, बी में इस वक्त 4 वैल्यू है तो सी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब देखें अब जाके बाद में बी को इंक्रीमेंट करना है, पहले बी सी को असाइन कर दिया, बाद में बी को इंक्रीमेंट करना है, तो बी इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 5। अब ये सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू
4 लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन 11, राइट द नेस्टेड लूप्स दैट विल प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। ऐसी आउटपुट स्क्रीन प्रिंट करने के लिए कोड कैसा लिखेंगे? सबके काफ़ी मिलते जुलते कोड्स हैं, थोड़े लेंथी समझाऊंगा, सो होल्ड ऑन। ए का कोड, बी का कोड और सी का कोड, इन सब में देखें इंटीजर n डिफाइन किया है और इनिशियलाइज किया है विद वैल्यू 5, जो कि 5 रोज़ को इंडिकेट कर रहा है। और आगे लूप्स में भी यूज़ होगा, मोस्टली आउटर लूप्स में रोज़ के लिए। अब ये अलग बात है कि उसको टेस्ट कंडीशन में यूज़ करेंगे या इनिशियलाइज पोजीशन पे। एक टिप दे दूं कि अक्सर जब इनिशियलाइज पोजीशन पे यूज़ करेंगे तो चांस ये है कि डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आउटर लूप के वेरिएबल आई को हम इनर लूप में भी यूज़ करते हैं, इनर लूप में इंटीजर n को भी यूज़ करते हैं। चलें सबसे पहले आउटपुट c को देखते हैं। जब आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो इसकी वैल्यूज़ ने रन होना है फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। पहली बार रन होने पे इसकी वैल्यू है 1। अब पहली बार इस लूप में अंदर जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है, तो j की वैल्यू 1 से 1 तक, यानी एक ही बार ये लूप रन होगा और ये वाली सी आउट की कमांड भी एक ही बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे एक ही स्टार आ जाएगा। और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब दूसरी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 1 से 2 तक है, यानी ये लूप 2 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 2 बार एग्जीक्यूट होगी और नतीजे में स्क्रीन पे 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब तीसरी बार आउटर फॉर लूप रन करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 1 से 3 तक है, यानी ये लूप 3 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 3 बार एग्जीक्यूट होने के नतीजे में स्क्रीन पे 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब चौथी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 1 से 4 तक है, यानी ये लूप 4 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 4 बार रन होने के नतीजे में स्क्रीन पे 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब पांचवी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 1 से 5 तक है, यानी ये लूप 5 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 5 बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 6 हो जाएगी, जो कि 5 से ग्रेटर ही है, लिहाजा फॉर लूप से प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ये था सिंपल प्रोग्राम जिसमें स्टार्स थे। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं जिसमें नंबर्स हैं। इसमें जब आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो इसकी वैल्यूज़ ने रन होना है फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। पहली बार रन होने पे i की वैल्यू है 1। अब पहली बार इस लूप में अंदर जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 1 से 5 तक है, यानी 5 बार ये लूप रन होगा, जिसकी वजह से सी आउट की कमांड 5 बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे j की वैल्यूज़ जो कि 1 से 5 तक हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब दूसरी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी, यानी ये लूप 4 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 4 बार एग्जीक्यूट होने के नतीजे में स्क्रीन पे j की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 2, 3, 4, 5 है और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब तीसरी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 3 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी, यानी ये लूप 3 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 3 बार एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे j की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 3, 4 और 5 होंगी और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। चौथी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 4 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी, यानी ये लूप अब सिर्फ 2 बार रन होगा और सी आउट की कमांड 2 बार एग्जीक्यूट होने के नतीजे में स्क्रीन पे j की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 4 और 5 होगी और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब पांचवी बार आउटर फॉर लूप रन करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी।
अब लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो जे की वैल्यू 5 से स्टार्ट होके 5 तक ही रहेगी, यानी ये लूप एक बार ही रन होगा और सी आउट की कमांड एक ही बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे जे की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि इस दफ़ा है 5। और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब की बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी, मगर टेस्ट कंडीशन के आई इज़ लेस देन 5 फेल हो जाएगी क्योंकि 6 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, इसलिए आउटर फॉर लूप से प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। मगर ये देख लें कि पार्ट बी में आउटपुट ने 5 पे एंड होना है, इसलिए इनर लूप को हम 5 पे एंड करते थे। ये बड़ी ख़ास टिप है। अब हम पार्ट ए की तरफ जाएंगे जिसमें आउटपुट हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, इसलिए इनर लूप को हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान में आपने रख लेनी है। चलें शुरू करते हैं। जब आउटर फॉर लूप ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यूज़ ने रन होना है फ्रॉम 5 to 1 क्योंकि n की वैल्यू 5 है। पहली बार रन होने पे i की वैल्यू है 5। अब पहली बार इस लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू ने हमेशा 1 से स्टार्ट होना है और इस बार जाएगी 5 तक, यानी 5 बार ये लूप रन होगा जिसकी वजह से सी आउट की कमांड 5 बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे j की वैल्यू जो कि 1 से 5 तक हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब दूसरी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 4 रह जाएगी। अब इस लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू ने 1 से स्टार्ट होके 4 तक जाना है, यानी 4 बार ये लूप रन होगा जिसकी वजह से सी आउट की कमांड 4 बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे j की वैल्यूज़ जो कि 1 से 4 तक हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब तीसरी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर रह जाएगी 3। अब इस लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू ने 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाना है, यानी 3 बार ये लूप रन होगा जिसकी वजह से सी आउट की कमांड 3 बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे j की वैल्यूज़ जो कि 1 से 3 तक होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब चौथी बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 2 रह जाएगी। अब इस लूप में जाके अंदर वाले लूप को रन करना है तो j की वैल्यू ने 1 से स्टार्ट होकर 2 तक जाना है, यानी 2 बार ये लूप रन होगा जिसकी वजह से सी आउट की कमांड 2 बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे j की वैल्यू जो कि 1 से 2 तक हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर से एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब 5वीं बार आउटर फॉर लूप ऑपरेट करेगा तो i की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर रह जाएगी 1। अब इस लूप में जाके अंदर वाले फॉर लूप को रन करना है तो j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 1 तक रह जाएगी, यानी एक ही बार ये लूप रन होगा जिसकी वजह से सी आउट की कमांड एक बार एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे j की वैल्यू जो कि 1 है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब जब आउटर फॉर लूप आखिरी बार रन होगा तो डिक्रीमेंट होके i की वैल्यू 0 हो जाएगी और टेस्ट कंडीशन ऐसे में फेल हो जाएगी बिकॉज 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब ये टेस्ट कंडीशन फेल हो जाएगी तो फिर फॉर लूप से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमने तीनों आउटपुट स्क्रीन के मुताबिक कोड लिख लिए हैं और मेरी बात नोट कर लें, इनमें से एक कोड लाजमन एग्ज़ाम में आता है, लिहाजा इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। Study with me, a learning experience.